आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार की सबसे बड़ी सियासी पहेली बनकर उभरी 24 मई को राज्य के गोपालगंज में हुए तिहरे हत्याकांड के बाबत। चूंकि सूबे में की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त सुस्त थी, लॉकडाउन जो है जारी था, कोरोना के कहर से पूरी दुनिया कांप रही थी। लेकिन इसी बीच बिहार की सियासत में और हर सियासी दल का जो ख्वाब था कि एक ऐसा मुद्दा आए जो उनकी वोट बैंक की फसल को लहलहाने को मजबूर कर दे और कोशिश ये हो कि उस मुद्दे को आम आदमी से जोड़कर देखा जाए। इसी तरीके का एक मौका जो है पिछले 24 मई को बिहार के गोपालगंज में विपक्ष को हाथ लगा। दरअसल हुआ ये कि गोपालगंज, जहां पर पांडे ब्रदर्स के नाम से कुख्यात जदयू के विधायक, 4 बार से ये विधायक हैं कुजायकोट से, और इनके बड़े भाई हैं, इनके सहोदर बड़े भाई हैं कुख्यात सतीश पांडे। इनके छोटे भाई हैं पप्पू पांडे जो कुचायकोट से विधायक हैं। इनका पूरा नाम पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र पांडे है। यह वो बाहुबली परिवार है जो गोपालगंज में अपनी बादशाहत रखता है। तकरीबन 3 दशक से इस जिले में और आसपास के तमाम बड़े जिले में, और आप कह सकते हैं कि चूंकि गोपालगंज वो सीमावर्ती इलाका है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि सतीश का साम्राज्य जो है गोपालगंज से शुरू होकर गोरखपुर तक जाता है। रेलवे का टेंडर हो या कोई भी सरकारी टेंडर, उन पे उनका आधिपत्य है। जाहिर सी बात है, जब एक सल्तनत होगी और एक साम्राज्य होगा तो उसके दुश्मन भी कई होंगे। उनकी अपनी सोच थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पांडे ब्रदर्स मजबूत होते जा रहे थे, अपराध में सतीश पांडे का बहुत बड़ा दखल था, तो वहीं उनके सगे छोटे भाई बिहार की सियासत में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। और कहीं ना कहीं ये बात सबको समझ में आ गई थी कि राजनीति और अपराध के घालमेल से गोपालगंज की सियासी सत्ता से लेकर जराइम, जिसे पताल लोग कह लें, अंडरवर्ल्ड कह लें, या फिर आप कोई भी नाम दे दे, उस पर पांडे ब्रदर्स का कब्जा है। काफी लंबे समय से, तकरीबन 3 दशक से उनके साम्राज्य को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया था। लेकिन कई बार कोशिशें हुई कि इस साम्राज्य को छीन लिया जाए, क्योंकि पड़ोस के जिले में शहाबुद्दीन जैसा एक बड़ा नाम जिसे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें, देवरिया में भी कई ऐसे माफिया थे जिनकी नजर सरकारी टेंडरों पे थी, रेलवे से जुड़े टेंडर्स पे थी। लेकिन जिस तरीके का कब्जा सतीश पांडे और अमरेंद्र पांडे ने बना रखा था उसकी कोई सानी नहीं थी। लेकिन इसी बीच एक घटना ने एक बार फिर बिहार की सियासत को हिलेरे मारने पर मजबूर कर दिया। दरअसल हुआ यह कि 24 तारीख दिन रविवार शाम को 6:30 बजे हथुआ, जो इनका रिहायशी इलाका है, जहां पांडे ब्रदर्स का दबदबा कुछ इस कदर है कि अब हथुआ की पहचान सतीश पांडे और अमरेंद्र पांडे से की जाती है। उसी थाना क्षेत्र के रूपंचक गांव में एक घर पर अचानक बाइक पर आए 5 शूटरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज से उस गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग बाग भागने लगे। जब तक लोग बाग कुछ समझ पाते और कुछ समझने की कोशिश करते, तकरीबन 4 लोगों को गोलियों से बीत दिया गया था। इस गोलीबारी में एक बुजुर्ग शख्स, उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे घायल हो गए। जब तक गांव के लोग उसकी घर की तरफ दौड़े तब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। उनकी पहचान मुकम्मल हुई और इसके बाद जो अफरा तफरी मची, चंद घंटों में यह खबर आग की तरह फैली और राजधानी पटना के सियासी गलियारों से लेकर सत्ता के गलियारों तक एक खलबली मचा गई। दरअसल ये हमला हुआ था जयप्रकाश यादव, जो लोकल स्थानीय स्तर पे माले का झंडा बुलंद करते थे, लेकिन उनकी सियासी जो है, आप कह सकते हैं पैबंदगी और सियासी झुकाव जो है कहीं ना कहीं राजद से था। लेकिन अगर आप उनके फेसबुक प्रोफाइल और तमाम एक्टिविटीज की बात करें तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश यादव का सारा झुकाव जो है लाल सलाम और कह सकते हैं कि लाल झंडे से होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस घटना के बाद कोहराम मच जाता है। आनन फानन में गोपालगंज के एसपी समेत आसपास के तमाम थानों की पुलिस वहां पहुंचती है। शवों को अपने कब्जे में लिया जाता है और घायल शांतनु यादव और घायल जेपी यादव को उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए गोरखपुर रेफर किया जाता है। लेकिन इसी बीच सियासी उरूज का मामला बनता दिखता है और चूंकि
बिहार की सियासत में जाति जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसी साल चुनाव होना है। ये तमाम ऐसी चीजें थी जो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा बनने से रोक नहीं पाई। जेपी यादव को पटना जो है बुलाया जाता है और पीएमसीएच में उनको इलाज के लिए भर्ती किया जाता है, लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर आती है। जेपी यादव का घायल भाई शांतनु कुमार इलाज के दौरान दम तोड़ देता है। यानी अब यह गोलीबारी का जो सिलसिला था वो तिहरे हत्याकांड में तब्दील हो चुका होता है। और इधर पीएमसीएच में इलाजरत जेपी यादव एक बयान देते हैं और इस बयान के बाद बिहार में कोहराम मच जाता है, बिहार की सियासत में कोहराम मच जाता है। अब चूंकि ये तिहरे हत्याकांड का जो जीवित और कह सकते हैं प्रत्यक्षदर्शी था जयप्रकाश यादव, वो पटना के पीएमसीएच में इलाजरत था। चूंकि मामला लालू राबड़ी, तेजस्वी यादव, प्रतेश प्रताप के गांव से जुड़ा था, उनके जिले से जुड़ा था, यानी गोपालगंज से जुड़ा हुआ था। गोपालगंज एक ऐसा जिला है जिसकी ख्याति बिहार में अपराध की दुनिया में बहुत लंबे समय से जारी है। ये वो जिला है जिसने पहली बार हिंदुस्तान की संवैधानिक सत्ता स्थापित होने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम आम भाषा में कलेक्टर कहते हैं, ये बिहार का वो जिला है और आप यूं कहें कि भारत का वो जिला है जहां पहली बार भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर की उसके कार्यालय के दरवाजे पर बम मारकर हत्या कर दी थी। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह के आपराधिक चरित्र के लोग इस गोपालगंज में निवास करते हैं, जिन्होंने भारत में पहली बार और कह सकते हैं कि आखिरी बार, उसके बाद कई डीएम की हत्या हुई या इस अफसरों की हत्या हुई, लेकिन जिस तरीके की नृशंस हत्या गोपालगंज जिले में हुई वो आज भी एक उदाहरण के तौर पे पेश की जाती है। ये वही गोपालगंज जिला है जहां कलेक्टर को सरेआम दिन दहाड़े उसके कार्यालय में बम मारकर उसके चीथड़े उड़ा दिए गए थे, उसकी हत्या कर दी थी। उसी गोपालगंज की धरती पर यह तिहरा हत्याकांड हुआ था, जिसकी गूंज अब बिहार ही नहीं देश की सत्ता के प्रमुख केंद्र दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। मीडिया ने इसको हाथों हाथ लिया था। इसी बीच उस पूरे घटनाक्रम में गोली खाकर घायल हुए जयप्रकाश यादव, जिन्होंने इस बार्बरिक हत्याकांड में अपनी जिंदगी बचा ली थी, लेकिन अपने बुजुर्ग माता पिता और भाई को खो दिया था, उनका एक बयान आता है। अपने बयान में वो जदयू के बाहुबली विधायक, जो कि कुचायपुर से लगातार चौथी बार जदयू के टिकट पे विधायक हैं, उनका नाम लेते हैं। उनके बड़े भाई बाहुबली सतीश पांडे, जो एक दौर में 2 लाख के इनामी हुआ करते थे और उन पर अब तक जैसा ज्ञात होता है 105 आपराधिक मामले विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं और उनके सर की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए आंकी गई थी, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई थी। लेकिन जब पप्पू पांडे ने जब जदयू का हाथ थामा और सूबे में सरकार बदली और सुशासन का राग अलापा गया, तो इसी सतीश पांडे ने बाकायदा मीडिया के साथ पहुंचकर एक टेलीस्कोपिक राइफल लेकर उस दौर में तत्कालीन एसपी नताशा गुड़िया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नताशा गुड़िया के सामने जो है खुद को आत्मसमर्पण कर दिया था। तकरीबन 30 साल के लंबे दौर तक उस शख्स ने जो है कानून से आंख मिचौली खेलने के बाद आखिरकार खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उसके बाद उन्हें चनाव जेल भेज दिया गया था, जहां एक लंबे दौर तक वो कैद रहे थे और धीरे धीरे उन पे दर्ज मामलों में वो बरी होते गए। कुछ मामलों में जो है उनको जमानत मिल गई। इस तरीके से वो 2017 में के आखिरी महीनों में वापस जमानत पर बाहर आए थे और उस दौरान जिस प्रकार से उनकी भव्य अगुवाई की गई थी, फूल मालाओं से लाद दिया गया था और गोपाल में एक विजेता की तरह वो जेल से बाहर निकले थे, उसको लेकर भी तमाम जो है सगुफे, तमाम बयानबाजियों का दौर उस दौर में मीडिया में चला था। लेकिन सतीश पांडे का साम्राज्य अब भी उसी तरीके से पुरसुकून अंदाज में जारी था। यानी अब पांडे ब्रदर्स काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। घर में विधायक था और बड़ा भाई जुर्म की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। ब्रिज बिहारी हत्याकांड जैसे कांडों में वो नामजद अभियुक्त था और ऐसे तमाम वाकये ऐसे
जो है अपराध की कहानियों का वो मुख्य किरदार था, अब घर पहुंच चुका था और धीरे धीरे एक बार फिर गोपालगंज की अपनी बादशाहत को और बुलंदियों को पहुंचाने के लिए उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया और सतीश पांडे का विदेश में पढ़ा बेटा मुकेश पांडे की आमद हुई। मुकेश पांडे इंग्लैंड से पढ़ा लिखा एक बेहद नेक दिल लड़का जिसे अपराध की दुनिया से चिढ़ है, लेकिन चूंकि परिवार जो है एक बाहुबली परिवार की संज्ञा पाता है, घर में अपराध और सियासत की जुगलबंदी है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाते हुए सतीश पांडे ने अपने बेटे मुकेश पांडे को गोपालगंज के जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचा दिया और अब यह परिवार जो है बिल्कुल पांडे परिवार जिले का वो परिवार हो चुका था जो जिले का पहला व्यक्ति जो कि जिला परिषद अध्यक्ष कहलाता है वो उसके घर में मौजूद था। 4 बार से जीता हुआ उसका भाई विधायक पप्पू पांडे था और बाहुबली सतीश पांडे था। इस परिवार की धमक बड़े दूर तक आती थी, वो सत्ता के बेहद नजदीक थे और इस तरीके से समय अपने मकाम पे चलता हुआ वर्ष 2020 में पहुंचता है। 2020 की शुरुआत मीरगंज और कह सकते हैं कि गोपालगंज के लिए बेहद खतरनाक रही थी। मीरगंज जो एक बाजार है गोपालगंज जिले का, वहां पे एक अपराधी विशाल सिंह कुशवाहा ने अपनी पकड़ इस कदर मजबूत बना ली थी कि वो व्यापारियों के लिए अब एक खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। दरअसल विशाल सिंह वो अपराधी जो बेहद कम उम्र का है। इसकी शुरुआत के बाबत अगर मैं बात करूं तो ये मीरगंज थाना क्षेत्र के नैना मटिहानी गांव का रहने वाला है। इसका पूरा नाम विशाल सिंह कुशवाहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियों की अगर हम बात करें तो ये वो शख्स है जिसने साइकिल चोरी से अपराध जगत में एंट्री ली थी। अब आप सोचें, एक कम उम्र लड़का जो साइकिल चोरी जैसे मामूली से अपराध जगत में एंट्री लेता है, लेकिन उसके ख्वाब बड़े थे। दरअसल हम सभी ने एक फिल्म देखी है गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसका जो प्रमुख चरित्र है रामाधार सिंह, वो एक बात कहता है कि हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग बेवकूफ बनते रहेंगे, क्योंकि सभी इन कम उम्र लड़कों की अपनी अपनी कहानी है, अपना अपना दायरा है और सभी अपनी कहानियों के सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम है। चूंकि सिनेमा के बारे में किसी ने बड़ा खूब कहा है कि सिनेमा समाज का आईना है। दरअसल समाज में जो घटनाएं घटती हैं उसको ही फिल्मा कर और सजा धजा कर हम फिल्म का नाम देते हैं। शायद इसी परिपाटी में विशाल सिंह ने भी कम उम्र में महज साइकिल चोरी से अपराध जगत में एंट्री ली थी, लेकिन उसके ख्वाब बड़े थे। जिले में बाहुबली का खिताब पाए सतीश पांडे उसके आदर्श थे। वो चाहता था, वो कम उम्र लड़का, उसके ख्वाब ये थे, वो चाहता था कि लोग सतीश पांडे की तरह उसको जाने समझें और उसके बाहुबल को सलाम करें। चूंकि एक खाते पीते घर का था, जिंदगी में सिनेमा का बड़ा प्रभाव था, उसे लगता था कि बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल लाइफ और दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं अपराध के जरिए ही क्विक मनी के तहत हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन क्या ये सफर उसके लिए सुकूनदायक था? कैसे एक साइकिल चोर सारण के सबसे कुख्यात जिले बिहार का एक बड़ा दबंग बन गया और पांडे ब्रदर्स के साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। दरअसल विशाल सिंह ने सतीश पांडे और अमरेंद्र पांडे की बादशाहत को खुलेआम चैलेंज कर दिया था। ये दौर था 2019 का। गुलाबी ठंड जिले में लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी। दुकानें खुलती थी, सतीश पांडे घर में बैठे होते थे और हथुआ स्थित उनके पेट्रोल पंप पे दरबार सजा करता था। लेकिन कहते हैं ना, जब बरगद इतना बड़ा हो जाता है कि उसके नीचे पेड़ पौधे पैदा ना हो पाए, तो कहीं ना कहीं विरोध की चिंगारी जरूर जन्म लेती है। और पांडे साम्राज्य के खिलाफ एक चिंगारी ने जन्म ले लिया था। मैनिया मटिहानी का वो लड़का विशाल सिंह जिले का दुर्दांत बनने की ओर कदम बढ़ा चुका था। सबसे पहले उसने अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कवायद शुरू की और इसका फलाफल ये हुआ
कि उसने मीरगंज, जो उसका अपना इलाका था, मीरगंज थाना क्षेत्र, जो उसके गांव से महज चंद कदमों की दूरी पर वो बाजार था जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, इस बाजार पर अपनी कुदृष्टि जमा दी। इलाके के तमाम बड़े व्यापारियों को अचानक से फोन आना शुरू हो गया। इसमें वो लोग भी थे जो पांडे ब्रदर्स के बेहद करीबी व्यापारी थे या उनके समर्थक थे, जिनका अपना व्यवसाय था, अपनी दुकानें थी, सप्लाई था, या फिर हथुआ जंक्शन की बात करें जहां पे एक रेलवे का रैक पॉइंट है, जहां से सामान आने जाने का पूरा धंधा चलता है। आप कह सकते हैं कि गोपालगंज जिले के तमाम व्यावसायिक और या इसको यूं कह लें कि वो तमाम चीज़ें उसमें वहाँ ट्रेन के मार्फत ही पहुँचती हैं, नमक से लेकर सीमेंट तक और गिट्टी से लेकर गैडर तक, ये तमाम चीज़ें रेलवे के द्वारा ही हथुआ जंक्शन पर उतारी जाती हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेलवे के उस जगह पर जहाँ पे माल गोदाम की संज्ञा दी जाती है, जहाँ चीज़ें आती हैं, उतारी जाती हैं और रखी जाती हैं, अक्सर अपराधियों के बीच एक भ्रांति है कि जिसका रेलवे रैक पॉइंट पे कब्जा होगा वो बड़ा बाहुबली होगा। यह एक अकाट्य नियम सा बन गया है। अगर बिहार के आपराधिक इतिहास को देखें और अपराधियों के बीच अक्सर होने वाले गोलीबारी में ये दो चार मुद्दे ही होते हैं कि बस स्टैंड का ठेका, रेलवे का ठेका, PRDA का PWD का ठेका, या तमाम वो सरकारी टेंडर जिन पे उनकी बादशाहत हो तो वो बड़े बाहुबली हैं। ठीक ऐसे ही चूंकि विशाल ने सोच लिया था कि उसे पांडे ब्रदर्स के साम्राज्य को चैलेंज करना है, तो सबसे पहले उसने आर्थिक रूप से खुद को मजबूत किया। लोगों को, व्यवसायियों को, बड़े लोगों को, ठेकेदारों को फोन करना शुरू किया। वो फोन करता और पूरी ढिठाई से उनसे ये कहता कि इतने पैसे 5 दिन में दे दो, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। इसी सिलसिले में एक जो है वीडियो कह लें या ऑडियो कह लें, एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें हथुआ क्षेत्र के ही एक डंगाराज पंचायत के मुखिया, युवा मुखिया कह सकते हैं, संदीप बैठा को उसने उस वक्त फोन किया जब वो अपने निजी काम से ट्रेन में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे। यह वाकया उस वक्त का है जब 5:06 पे उनकी ट्रेन जो है गोरखपुर से आगे बढ़ती है, तब उस पे एक नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला खुद को विशाल सिंह बताता है और अपनी कारस्तानियों की एक लंबी चौड़ी फेरहस्ती जाहिर करता है, बताता है कि जिले में उसने उसकी हत्या की, इसकी हत्या की, और जो सबसे बड़ा ऐलान वो करता है वो उस फोन में खुद स्वीकार करता है कि पड़ैया से मेरी ताजा दुश्मनी हुई है, मैं उसको नेस्तनाबूद करना चाहता हूँ, मेरी यही ख्वाहिश है, उसके लोगों को मैं लगातार मार रहा हूँ, उनकी हत्याएं कर रहा हूँ, तो आप मुझे 5 लाख बतौर रंगदारी 5 दिन में दीजिए। ये पूरी बातचीत जो है वो हम आपको सुनवाएंगे। ये ऑडियो, वायरल ऑडियो हमारे पास मौजूद है। आप आगे इस ऑडियो को सुन सकेंगे जहां पर पांडे साम्राज्य को खुलेआम चैलेंज करते हुए, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए विशाल सिंह कहता है कि पड़ैया से ताजा दुश्मनी हुई है, ये जंग मुझे जीतनी है और इसके लिए मुझे आप सहयोग करिए। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। हम आपको वो वायरल ऑडियो भी सुनाएंगे जहां सतीश पांडे अमरेंद्र पांडे से अपनी अदावत का वो खुलेआम ऐलान करता है। कहानी आगे बढ़ती है। विशाल सिंह अब तक जो है इतना खूंखार हो चुका था कि सतीश पांडे के समर्थकों की हत्या करने का उसने एक तरीके से बीड़ा उठा लिया था। चूंकि वो अकेला नहीं था, उसके गैंग मेंबर भी थे। इसी बीच उसकी दोस्ती सिवान के एक और विशाल नामक शख्स से होती है। अब ये विशाल कौन है? सिवान का ये कम उम्र लड़का ऐसे लड़कों का हैंडलर था जो महज 16 से 25 साल की उम्र के हैं और इतने दुस्साहसी हैं कि महज 10 से 15 हजार रुपए के लिए इंडिया के किसी कोने में, नेपाल के किसी कोने में या कहीं भी जाकर बेधड़क गोलियां बरसाने से जरा भी गुरेज नहीं करते हैं। आपको बताऊं, इस विशाल सिंह जो मूल रूप से इनके रहने, खाने, आने जाने, कपड़े और आप कह सकते हैं कि सुपारी लेकर हत्याएं कराने का
जो काम करता है उसके अंडर में ऐसे ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं जिन्होंने आसपास के जिलों, आसपास के राज्यों और यहां तक कि नेपाल के विभिन्न इलाकों में जाकर पूरी बेखौफगी से ताबड़तोड़ गोलियां मारकर अपने टारगेट को खत्म किया है। इसके उदाहरण को मैं बताना चाहूंगा। विगत दिनों, आज से 2 साल पहले, अब 2017 में माझा थाना क्षेत्र में एक हत्या हुई थी, जहां पर बहुत कम उम्र के छोटे से अपराधी, जिसकी उम्र मुश्किल से 15 से 16 साल रही होगी, उसने बाइक चलाता हुआ, सेल्फी लेता हुआ और गोलियां चलाते हुए एक शख्स की हत्या कर दी थी। दरअसल ये उस व्यक्ति से पैसे लूटने गए थे, लेकिन इस दुस्साहसिक अपराधियों ने बकायदा जो है सेल्फी लेते हुए और चलती मोटरसाइकिल पे फायरिंग करके सामने वाले को कत्ल कर दिया था। बहुत चर्चा का विषय बना था वो हत्याकांड वर्ष 2017 में, जिसे तात्कालिक एसडीपीओ मनोज कुमार ने बड़ी मेहनत से उस फूल से बच्चे, उसकी तस्वीर देखिए कितना गोरा है, उसकी मूछें भी नहीं है, लेकिन उसके इरादे हिमालय से ज्यादा ऊंचे और आप कह सकते हैं कि हद से ज्यादा खतरनाक है। वो जेल से छूट चुका है। ऐसे ही 15 से 20 दुस्साहसिक हत्यारों की टीम का हैंडलर है विशाल सिंह। अब समझिए, सिवान का विशाल सिंह और गोपालगंज का विशाल सिंह, ये जो है, विशाल को पैसे की जरूरत थी, इस विशाल सिंह कुशवाहा को सूत्रों की जरूरत थी। ये दोनों एक छत के नीचे आ जाते हैं। फिर शुरू होता है गोपालगंज और सिवान में हत्याओं का दौर। पहला टारगेट, ऐसे तो पिछले 2019 से अब तक, 2020 में अब तक सतीश पांडे गिरोह के तकरीबन 11 लोगों की निर्मम हत्या हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ी हत्या अगर कहें तो इसी महीने मई के महीने में उस वक्त हुई जब देश में कोरोना के कहर के बीच लॉकडाउन जारी था। इसी लॉकडाउन में 9 मई पिछले महीने की 9 तारीख को दिन दहाड़े सतीश पांडे गिरोह के सबसे विश्वस्त 55 से 60 वर्ष की उम्र के बीच के शंभू मिश्रा की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। इस हत्या से पांडे साम्राज्य की नींवें हिल गई, क्योंकि शंभू मिश्रा वो शख्स था जो ये तय करता था कि किसे कौन सा टेंडर दिया जाएगा और कौन सा काम कौन सी पार्टी को दिया जाएगा, क्या कमीशन मिलेगा। मुख्यतः जो टेंडर मैनेज का काम पांडे गिरोह के जिम्मे है, उसकी सारी जानकारी, पैसे की वसूली से लेके काम बांटने तक का, ये सारा काम जो है शंभू मिश्रा के जिम्मे था। उसकी हत्या से अब सतीश पांडे गिरोह तिलमिला चुका था। वहीं शंभू मिश्रा की हत्या के बाद दर्ज एफआईआर में उनके साथ रहे अतुल उपाध्याय ने एक बड़ा नाम लिया था। उन्होंने जो नाम लिया था वो नाम था मन्नू तिवारी का। अब सवाल उठता है कि मन्नू तिवारी कौन है? मन्नू तिवारी सतीश पांडे के गांव का और कह सकते हैं कि पटीदारी में रहने वाला लड़का है, जिसकी उम्र 30 से 35 साल की है। इस शख्स की खुंदक सतीश पांडे से बड़ी लंबी है। दरअसल लंबी होने का कारण भी मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सतीश पांडे का परिवार हथुआ तुलसिया गांव का रहने वाला है, लेकिन नहीं, ये अधूरा सत्य है। दरअसल सतीश पांडे का परिवार मूल रूप से कुचायकोट, जहां से अमरेंद्र पांडे विधायक हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र के एक भानुफोकर गांव का मूल निवासी है। दरअसल सतीश पांडे के पिता रामाशीष पांडे की शादी तुलसिया गांव की एक लड़की से हुई थी। यानी हम कह सकते हैं कि सतीश पांडे की मां जो है वो मूल रूप से तुलसिया गांव की रहने वाली थी। चूंकि उनका कोई भाई नहीं था, वह सारी संपत्ति जो है सतीश पांडे को दे दी गई और आज से तकरीबन 35 साल पहले ये पूरा पांडे कुनबा अपने मूल गांव भानुपोखर को छोड़कर तुलसिया गांव में शिफ्ट हो गया था, जिसका वहां के उस परिवार के पट्टीदारों ने काफी विरोध हुआ था और जमीन को लेकर एक लंबी अदावत शुरू हुई थी। इसी अदावत से जन्मा है मन्नू तिवारी। अब तक की कहानी आपने सुन ली। मुद्दा 24 मई की शाम 6:30 बजे, जैसा कि एफआईआर में उस हमले में बचे जयप्रकाश यादव ने
बताई है उसके अनुसार FIR दर्ज हुआ और सतीश पांडे और उनके बेटे जिला गोपालगंज के जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे की गिरफ्तारी हो जाती है। उनकी गिरफ्तारी होने के बाद और कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे, जिन्हें आसपास के लोग प्यार से अमरेंद्र बाहुबली पांडे भी के खिताब से भी नवाजते हैं, के नामजद होने के बाद, इस तिहरे कांड में नामजद होने के बाद सूबे की सियासत में जबरदस्त उथल पुथल मच जाती है। राजद के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लपक लेते हैं और राजधानी पटना में शुरू होता है बयानों का एक दौर। आरोप प्रत्यारोप शुरू होते हैं। एक और सत्ता पक्ष जो है लगातार आरजेडी पर हमलावर हो जाता है और उनके दागदार विधायकों की कहानी सुनाने लगता है, तो दूसरी तरफ बाकायदा तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जदयू के विधायक अमरेंद्र पांडे और उनके भाई सतीश पांडे को लेकर तमाम तरह के दावे और उनके दागदार छवि की कहानी सुनाते हैं और साथ ही बिहार सरकार को महज 2 दिन का वक्त देते हैं, ये कहते हुए कि अगर इस तिहरे हत्याकांड में नामजद जदयू विधायक की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो अपने तमाम विधायकों के साथ गोपालगंज की ओर कूच करेंगे। लेकिन चूंकि ये वो दौर है जब कोरोना के कहर से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया सहमी हुई है और लॉकडाउन का दौर चल रहा है। होता यह है कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम नियमों का हवाला देते हुए सूबे की सुशासन सरकार तेजस्वी यादव को 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और चारा घोटाला में सजा याफ्ता होकर रांची रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद यादव का ऑफिशियल सरकारी पता है, उसका दरवाजा खुलता है और गोपालगंज जाने के अपने आह्वान के तहत तेजस्वी यादव अपने विधायकों तकरीबन 85 विधायकों के काफिला के साथ बाहर निकलते हैं। लेकिन पूरी मुस्तैदी से तैनात बिहार पुलिस और पटना पुलिस के जवानों ने उनको रोक लिया। अब खुद को रोके जाने से और गोपालगंज जाने से रोक दिए जाने से भड़के तेजस्वी यादव तेज प्रताप और पार्टी के राज्य प्रमुख जगदानंद सिंह के साथ विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचते हैं, उनको ज्ञापन सौंपते हैं और विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हैं। ये तो हुआ सियासी उथल पुथल। इसी बीच एडीजी बिहार पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अब तक की जांच के बाबत वो तमाम जानकारियां साझा करते हैं। इस जानकारी में उनका कहना है कि चूंकि इस तिहरे हत्याकांड में जयप्रकाश यादव जो इकलौते खुद को जीवित सदस्य तो हैं ही, साथ ही खुद को उस पूरे वाक्य के चश्मदीद बताते हैं, उनकी तहरीर पर उनके द्वारा दर्ज कराए गए FIR की बिना पर सतीश पांडे और मुकेश पांडे की गिरफ्तारी हो चुकी थी। साथ ही उन्होंने इस मामले में 4 लोगों को अभियुक्त बनाया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि मुकेश पांडे जो सतीश पांडे के लड़के हैं और गोपालगंज के जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, वो बाकायदा गोलियां चलाकर उनके माता पिता, उनके भाई और उनके मारने की कोशिश करते हैं। दरअसल मामला यह है कि किसी भी हत्याकांड में पुलिस जो है कुछ पक्षों को 5W1H आखिर हत्या क्यों हुई, किसने की, क्यों की, क्या कारण था, कब हुआ और सबसे आखिरी सवाल हत्या का कारण क्या था, इस पर गौर करती है। STF की 2 टीमें गोपालगंज में मौजूद हैं और हर छोटी उस हत्याकांड से जुड़ी और दावों से जुड़े हर छोटे से छोटे दावों की वो तहकीकात कर रही हैं। इसी बीच जो सबसे बड़ा खुलासा होता है और जिसके बाबत जेपी यादव, अब जेपी यादव को समझने की जरूरत है। यह इकलौता जीवित बचा सदस्य जिसने बार बार अपने बयान में यह कहा है कि उसके घर पर 24 मई की शाम को जो हत्या हुई थी उसको मुकेश पांडे जो बाहुबली सतीश पांडे के इकलौते बेटे हैं उन्होंने खुद अंजाम दिया है। लेकिन सतीश पांडे और पांडे परिवार की ओर से जो फेसबुक लाइव जिसमें मुकेश पांडे खुद हाजिर होकर ये बताते हैं कि उनके पास वो तमाम पर्याप्त सबूत हैं जो इस बात की ताकीद करते हैं कि घटना के वक्त
चूंकि उन पे ये आरोप लग रहा था तो उन्होंने फेसबुक माध्यम से अपनी सफाई पेश की थी और सफाई पेश करते हुए ये कहा था कि ठीक है, यह घटना बेहद निंदनीय है, बुजुर्गों की हत्या हुई है, उनको वो श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद वो स्पष्ट कहते हैं कि ठीक है, आरोप लग रहा है तो मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो और मैं पूर्ण सहयोग करने को राजी हूं। लेकिन इसी बीच सियासी भसड़ के बीच मुकेश पांडे और सतीश पांडे की गिरफ्तारी हो जाती है। उनको उनके समर्थकों के बीच एक बेचैनी का माहौल होता है। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर उनका पक्ष रखने की कोशिश होती है। अब देखिए, इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। एक और तिहरा हत्याकांड होता है, बाहुबली सतीश पांडे और उनके परिवार को नामजद किया जाता है। दरअसल जयप्रकाश ने जो है 4 लोगों को नामजद किया है और एक अज्ञात जिसको वो नहीं पहचानते हैं उसको भी नामित करने की कोशिश की है। दरअसल जयप्रकाश के आवेदन में सतीश पांडे नामजद हैं, मुकेश पांडे नामजद हैं, जदयू के विधायक कुचायकोट से विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, और साथ ही जो चौथा नाम है वो पांडे परिवार के एक रिश्तेदार बटेश्वर मिश्रा की है, जिन्होंने अपने खुद को नामजद करने की वजह से अपने आप को गोपालगंज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और न्यायिक हिरासत में उन्हें भी चुनाव जेल भेज दिया गया है। पल पल बदलती सियासी राजनीतिक परिदृश्य में जो सबसे बड़ी घटना होती है, डीजीपी बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे को भी विपक्ष द्वारा निशाने पे लिया जाता है। इसको देखते हुए कल यानी अभी से कुछ घंटों पहले फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे ने अपना पक्ष रखते हुए यह कहा था कि मैं आपको बताता हूं कि जो हम गोपालगंज पुलिस जो जांच करेगी और जो परिणाम सामने आएंगे उनका स्पष्ट कहना था, क्योंकि उन पर उनके प्रयास जो है, उनका कहना था कि हमें समय दीजिए, हम सही जांच करके रिजल्ट आपके सामने लाएंगे और ये वो रिजल्ट होगा जो गोपालगंज की जनता याद करेगी। यानी कहीं ना कहीं इस बात की पूरी संभावना है कि जो SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम STF और CID की टीम जो इस निर्मम हत्याकांड की जांच कर रही है उसको बेहद अहम जानकारियां मिल रही है। यहां उल्लेखनीय है कि उस ट्रिपल हत्याकांड के बाद भागने के दौरान अपराधियों द्वारा एक बाइक छोड़ दी गई थी। उस बाइक की जब तहकीकात की गई तो ये पता चलता है कि वो गोपालगंज जिले से सटे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से खरीदी गई थी। ऐसे तमाम सबूतों को लेकर SIT, STF और CID की टीम आगे बढ़ रही है। इधर DGP साहब ने एक बात कही, चूंकि लगातार उन पे आरोप लग रहे थे, उन्होंने मर्माहत होकर ये कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। ऐसे तमाम नरसंहार और ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन DGP उनकी जांच नहीं करते हैं, चूंकि एक सिस्टम है। उनका कहना सही है, लेकिन उनकी बातों से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि इस कांड की जांच कर रही पुलिस टीम को बेहद अहम सबूत मिल चुके हैं। और जो सबसे बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं वो ये है कि जी हाँ, बिल्कुल JP यादव सही कह रहे हैं। उनके माता पिता पर गोलियों की बारिश और स्वयं उन पर बारिश करने वाला शख्स मुकेश ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। JP यादव ने FIR में जिस बात का उल्लेख किया है कि इस निर्मम हत्याकांड को, तिहरे हत्याकांड को जिसने अंजाम दिया है वो मुकेश ही है, बिल्कुल मुकेश ही है। तो आप सोच रहे हो कि मुकेश कौन? मुकेश पांडे, जिनके बारे में चीख चीख कर लगातार JP यादव इस बात को कह रहे हैं कि मुकेश ने फायरिंग की, सतीश पांडे ने फायरिंग की। तो जनाब, लेकिन यहां पर नाम तो सही ले रहे हैं JP यादव, लेकिन अपने सीने में एक बहुत बड़ा राज छुपाए हैं। दरअसल मुकेश ने गोली तो चलाई है, लेकिन जो जेल गया है वह मुकेश पांडे नहीं है इस कांड में, क्योंकि STF की शुरुआती जांच में ही और मुकेश पांडे ने फेसबुक लाइव में भी इस बात को कहा था कि हमारे पास CCTV उपलब्ध है, घटना के वक्त हम अपने घर में मौजूद थे। और इस बात की ताकीद STF ने उनके घर जाकर उस CCTV को देखकर कर ली है कि जिस वक्त की बात अपने FIR में JP यादव कह रहे हैं
कि 6:30 बजे के आसपास घटना को बाइक से आए अपराधियों ने अंजाम दिया था, उस वक्त से लेकर तकरीबन अगले 45 मिनट तक पांडे कुनबा, जिसमें सतीश पांडे, मुकेश पांडे और अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे सीसीटीवी के सामने थे, घर में मौजूद थे और अपने लोगों के बीच मौजूद थे। यानी कहीं ना कहीं जेपी यादव किसी सच को छुपा रहे हैं। हमने अपनी तहकीकात में और ग्राउंड जीरो पर जाकर जब इसकी तफ्तीश शुरू की तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे लोगों ने किए। जो सबसे बड़ी बात है, हम बिल्कुल आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहने को तैयार हैं कि जेपी यादव बहुत बड़ा राज अपने सीने में छुपाए हैं। दरअसल वहां की लोकल राजनीति में जयप्रकाश यादव जो है कम्युनिस्ट का लाल झंडा धोते हैं। उनके क्रियाकलाप और वो क्या करते हैं, जीवन यापन के लिए कौन सा काम करते हैं, कैसे उनके घर का खर्च चलता है या उनका जीवन चलता है, 35 साल की उम्र में वो कैसे अपना जो है खर्च चलाते हैं, इसकी पुख्ता जानकारी न तो उनके पट्टीदारों के पास है न उनके घर वालों के पास है। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहने वाले एक अच्छा मोबाइल भी यूज करते हैं। और सबसे ताज्जुब की बात है, घटना में घायल होने के महज 1 घंटे के बाद जेपी यादव फेसबुक लाइव होते हैं और वो तमाम बातें चीख चीख कर बताते हैं कि मुकेश पांडे, सतीश पांडे, अमरेंद्र पांडे ने महज इसलिए मुझे गोली मार दी है कि आज से 3-4 दिन पहले उन्होंने मुझे जो है चूंकि मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, इस वजह से वो उनको खतरा था, उन्होंने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। क्या आप सोच सकते हैं, जो एक शख्स आप आरोप लगा रहे हैं, अमरेंद्र पांडे जो कुचायकोट से विधायक हैं, उस विधानसभा क्षेत्र से जेपी यादव को कोई मतलब नहीं है। अभी जो है इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। वहीं अगर जिला परिषद की बात करें, जिसकी बात खुद जेपी यादव कर रहे हैं, तो जिला परिषद का चुनाव जो है अगले साल होना है। अभी उसकी तारीखें नहीं आई हैं। तकरीबन 2 साल पहले इतना बड़ा हत्याकांड, और जो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, आप कह रहे हैं कि मेरी सियासी गतिविधियों को लेकर और चुनाव लड़ने की जो मंशा मैंने जाहिर की थी, उससे इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो वहां के लोगों से जब हमने इस विषय में बात की तो उनके जो अल्फाज थे वो इस तरह थे कि पांडे परिवार आज सियासी तौर पे बाहुबल से और पैसों से इतनी बड़ी लकीर खींच चुका है, जहां ये जो है मायने नहीं रखता है कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। अपनी बातों को रखते हुए फेसबुक लाइव ने मुकेश पांडे ने भी इस बात को बिल्कुल कहा था। उसने स्पष्ट कहा था कि ये लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। महज इसलिए कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, इतनी नृशंस हत्याकांड को कोई क्यों अंजाम देगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जब हमने तहकीकात शुरू की तो हमने पीछे चर्चा की थी एक मन्नू तिवारी नामक शख्स की। अब ये मन्नू तिवारी कौन है, अब आप समझें। चूंकि पांडे परिवार इलाके का सिरमौर है, उसके विरोध उनके दामन पे भी कई बड़े दाग हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप उन पे लगते हैं, उनके विरोधियों की संख्या भी बहुत है। और मीरगंज में एक नया नाम उभर चुका था, विशाल सिंह कुशवाहा, कम उम्र का, दुर्दांत और बेखौफ और कुछ कर गुजरने की एक जुनून के साथ वो लगातार पांडे साम्राज्य को टक्कर दे रहा था। पांडे के नजदीकी लोगों, रिश्तेदारों की हत्या कर रहा था। अब ये वो मौका था जब सभी ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान बनाने वाले लोग जो हैं, उन्होंने बहुत करीने से एक बिसात बिछाई। इस हत्याकांड का सच जब हम तलाशने की जुगत में उस ग्राउंड जीरो पे पहुंचे तो वहां पे जो सबसे बड़ी बात का पता चला वो ये था कि घटना वाले दिन 24 मई दिन रविवार को 3-4 ऐसे वाकयात हुए जिसके बाबत कोई भी खुलकर कहने को तो तैयार नहीं है, लेकिन दबी जुबान में यह कहने को तैयार है कि 24 मई को खून तो जिले में खून तो, इलाके में खून तो बहना ही था। लेकिन सवाल यह है कि खून बहा भी तो किसका। दरअसल आपको याद होगा
बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत में आप कह सकते हैं कि पूर्वांचल का जो इलाका है उसमें भाजपा के एक विधायक कृष्णानंद राय की जिस तरीके से बर्बर हत्या की गई थी, उनके स्कॉर्पियो को चारों तरफ से घेर के कुख्यात शूटरों जिसमें मुन्ना बजरंगी और ऐसे तमाम लोगों के नाम थे, उन्होंने तकरीबन 700 राउंड फायरिंग की थी। और विधायक के शरीर से जब पोस्टमार्टम हुआ तो 74 गोलियां निकली थी। उस स्कॉर्पियो, उजली स्कॉर्पियो में सभी के जब पोस्टमार्टम की गई थी तो सभी 7 लोगों के शरीर से, हर के शरीर से 70 से 70 गोलियां थी। ऐसा ही कुछ प्लान किया गया था जिसकी भनक शायद पांडे परिवार को नहीं थी। यानी 24 मई 2020 को पांडे परिवार पर एक बहुत बड़ा हमला होना था और हमला भी कुछ इस तरह का होना था कि उनके गांव में, जैसे कि एक चर्चित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो उस गैंग का लीडर होता है उसको उसके घर पे हमला होता है, ऐसे ही उसके घर पे हमला होनी थी। यानी निशाने पे कौन था? तो पांडे परिवार। ये तमाम साजिशें अंजाम देने की ओर बढ़ रही थी और इसमें मुख्य भूमिका में 3-4 लोग थे। जेल में कैद विशाल सिंह, उसके साथ ही एक स्थानीय प्रखंड प्रमुख जो खुद भी एक बहुत बड़े अंतर्राज्यीय अपराधी के तौर पर जाने माने जाते हैं और गोपालगंज की सियासत में एक बार उन्होंने जो है जिला परिषद में पांडे परिवार के बादशाहत को चुनौती दी थी, वो भी उसी चुनाव जेल में बंद है। इस एक और दुस्साहसी शूटर, दूसरी ओर एक शातिर खिलाड़ी और तीसरा एक शख्स जो पांडे परिवार के वर्चस्व को तोड़ने के लिए काफी लंबे दौर से लगा हुआ था। यह नाम था मन्नू तिवारी। मन्नू तिवारी दरअसल सबके अपने अपने स्वार्थ जुड़े थे। सभी विरोधी एक मंच पर आए और उत्तर प्रदेश सिवान से शूटरों का एक जत्था बुलाया गया। सभी को पैसे और हथियार मुहैया करा दिए गए थे और पांडे परिवार पर हमले की रणनीति अंतिम कह सकते हैं कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू हो गई थी। इलाके में 20 तारीख से अपराधियों का आना जाना शुरू हो चुका था। अब इस पूरे क्रम को समझें। जेपी यादव खुद अपने बयान में कहते हैं कि एक बार चूंकि उनका एक कुख्यात अपराधी और इलाके के नामवर शूटर परमेंद्र यादव के साथ फोटो वायरल हो गया था, इससे लोगों को मुझ पे शक था। लेकिन सिर्फ परमेंद्र यादव से ही नहीं, जेपी यादव का इलाके के और पड़ोसी जिले सिवान के तमाम वैसे अपराधियों से बेहद नजदीकी रिश्ते हैं। और ये बात हम कह रहे हैं, पूरे होशो हवास में कह रहे हैं कि जेपी यादव वो शख्स है जो अपराधियों के बीच अपनी पकड़ के लिए जाना जाता है। इसकी जो है आपको बताऊं कि इसके तमाम जो है संदिग्ध आचरण की गाथा पूरा इलाका जानता है। इसकी सबसे बड़ी जो है मिसाल कुख्यात शूटर हरखौली निवासी परमेंद्र यादव के साथ वायरल हुआ तस्वीर है। विशाल सिंह जो अभी जेल में बंद है, उन तमाम लोगों से इसके करीबी रिश्ते थे और जो षड्यंत्र रचा गया था उसमें एक अहम किरदार जेपी यादव निभाने वाले थे। लेकिन कहते हैं ना, ये खून है, खून है, टपकेगा तो कैसे छुपेगी सच्चाई। लेकिन जो पर्दे के पीछे से षड्यंत्रकारी थे उन्होंने ये तमाम तैयारियां कर रखी थी। लेकिन दरअसल ये वो खिलाड़ी थे जो प्लान बी बनाकर भी चल रहे थे। दरअसल हुआ ये कि यूपी से आया शूटर सोनू यादव जो सिवान का रहने वाला है, परमेंद्र यादव जिसके घर हरखौली आवास पर कई अपराधी छुपे हुए थे जिनको 24 मई के हमले में शामिल होना था, हर वे हथियार के साथ छुपे हुए थे। और कुछ बाहर से आए अपराधी जेपी यादव और के सानिध्य में छुपे हुए थे जिनकी सभी की सहभागिता इस बड़े
नरसंहार की योजना में थी। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन चूंकि सतीश पांडे अपराध जगत का एक बड़ा नाम है, उसको इस बात की जानकारी हो जाती है, वो सतर्क हो जाते हैं। इसी बीच पर्दे के पीछे से सिवान निवासी एक शख्स बहुत बड़ी चाल चल देता है। उसने प्लान बी को आखिरी समय में, जब उसे यह समझ में आता है, जब उसको यह समझ में आता है कि हमारा भांडा फूट सकता है और मैं सामने आ जाऊंगा, उसने एक जो है बेहद शैतानी चाल चली और सिवान के गुठनी थाना क्षेत्र, जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है, वहां से मुकेश, जी हां, जो हम कह रहे थे वही बात बताने जा रहे हैं। हमने कहा था ना कि गोलियां मुकेश नहीं चलाई थी, लेकिन मुकेश पांडे ने नहीं चलाई थी। यह शख्स था मुकेश तिवारी, जो दून बाजार गुठनी थाना क्षेत्र के वेदवलिया का रहने वाला है। यह एक कुख्यात अपराधी है, अंतरराज्यीय अपराधी है। इसका अपना गिरोह है, इसका नाम मुकेश तिवारी है, जिसकी तलाश में इस सच से एसआईटी भी अवगत है, एसटीएफ भी अवगत है और लगातार उसके ठिकानों पर, उसके घर पे लगातार छापा मार रही है। पिछले 3 दिनों से सिवान के गुठनी थाना क्षेत्र में लगातार एसटीएफ, एसआईटी की टीम छापेमारी कर रही है और इस तथ्य से बिल्कुल हम पूरी जिम्मेवारी से ये बात कह रहे हैं कि इस तथ्य से गोपालगंज पुलिस, गोपालगंज के एसपी, तमाम प्रशासनिक अमला और यहां तक कि पुलिस मुख्यालय भी इस तथ्य से अवगत हो चुका है कि एक बेहद सुनियोजित साजिश के तहत पांडे परिवार को इस पूरे मामले में न केवल उलझाया गया है, बल्कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए वोट की फसल और जातीय समीकरण को निपटाने की कोशिश की गई है। बस इंतजार कीजिए, जब मुकेश तिवारी पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, एसआईटी के हत्थे चढ़ेगा और इस पूरे षड्यंत्र से पर्दा उठ जाएगा और आपको यह पता चलेगा कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है जेपी तेरे किरदार में, वरना इतना बड़ा नरसंहार न होता तेरे घर में। और ये बात हम पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं। इस पूरे षड्यंत्र में बेहद अहम कड़ी है जेपी यादव। अब देखना है हमारे इस खुलासे से पुलिस को कितना बल मिलता है, लेकिन हम पूरे दावे के साथ ये बात कहते हैं कि ये एक बड़े पैमाने पर सभी विरोधियों ने एक मंच पर आकर पांडे परिवार के साथ छल करने की कोशिश की है। यहां हम पांडे परिवार को गौरवशाली नहीं बता रहे हैं, लेकिन चूंकि भारत की न्यायपालिका इस बात को बारंबार दोहराती है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। एक बेहद दागदार इतिहास के साथ सतीश पांडे और अमरेंद्र पांडे को जाना जाता है। हालत तो यह है कि कुचायकोट के विधायक को प्यार से लोग अमरेंद्र बाहुबली कहते हैं और पांडे परिवार को बाहुबलियों का परिवार कहते हैं। लेकिन एक इस पूरे राजनीतिक बियाबान में एक उम्मीद की किरण बनकर आए मुकेश पांडे, जो विदेश से पढ़कर आया लड़का है, जिला परिषद का अध्यक्ष है, उसको इन्वॉल्व कर देना, ये कहीं ना कहीं राजनीति को अपराधीकरण से अलग करने की उस युवक की कोशिश को घात करने की कवायद के तहत उसको भी फंसाया गया है। जबकि वह शख्स खुद इस हत्याकांड को लेकर फेसबुक पर आता है और यह कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं और जांच में सहयोग करूंगा। लेकिन कानून के अपने काम करने के तरीके होते हैं। चूंकि एक शख्स अपने बयान में कुछ लोगों को नामित करता है, पुलिस ने बिना जांच किए हुए उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अगर जांच की होती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और यह बात पुलिस अब जान चुकी है। सीसीटीवी फुटेज और तमाम ऐसे सबूत गोपालगंज पुलिस के पास हैं जो इस बात की ताकीद करते हैं कि पांडे परिवार, जो कि खुद बहुत दागदार है, उसके आपराधिक इतिहास को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस तिहरे हत्याकांड में उनकी संलिप्तता लेश मात्र भी नहीं है। खैर, इस सच से पर्दा समय उठाएगा, लेकिन हम इस अपनी खुलासे पर बिल्कुल ताकीद करते हैं और इस मजबूती के साथ खड़े हैं कि तिहरे हत्याकांड को अंजाम तो मुकेश ने दिया है, लेकिन जेपी बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं और तिहरे हत्याकांड में मुख्य किरदार निभाने वाला मुकेश पांडे नहीं, मुकेश तिवारी है। Subscribe now and press the bell icon.
never miss an update.